हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे, जो आपकी यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, बेनिफिट करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है आर्सेनिक, सी ऑप्शन है कैडमियम, डी ऑप्शन है एस्बेस्टॉस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इटाई रोग जो है कैडमियम से होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। कैडमियम का उपयोग जो किया जाता है नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है। ओके, अब इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है मरकरी या पारा। ठीक है, पारा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है और पारा की जो विषाक्तता होती है उसके कारण मिनी माता रोग होता है। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मरकरी की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मिनी माता रोग। ओके, एल्यूमिनियम का अगर पूछ लिया जाएगा तो एल्यूमिनियम के विषाक्तता के कारण मानसिक रोग होते हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस इत्यादि। अब इसमें बी ऑप्शन में दिया गया था आर्सेनिक या संख्या। आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण ब्लैक फुट रोग, कैंसर, किडनी, फेफड़ा से संबंधित रोग होते हैं। कॉपर या तांबे की विषाक्तता या अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उनसे हमने डिस्कस कर लिया कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही था कि इटाई रोग किसके विषाक्तता के कारण होता है, तो मरकरी के कारण होता है। मरकरी से क्वेश्चन क्या था कि ये तरल अवस्था में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, कैडमियम का उपयोग जो है एक नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम की अगर विषाक्तता बढ़ जाएगी तो मानसिक रोग हो जाते हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस इत्यादि। आर्सेनिक की विषाक्तता अगर होगी तो इससे ब्लैक फुट रोग, कैंसर, किडनी, फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं। कॉपर की विषाक्तता या अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1869 या 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? ए ऑप्शन है दिमित्री मेंडेलीव, बी ऑप्शन है लोश्मिड, सी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, डी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था। ठीक है, मोस्ले के आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें तत्वों के गुणों परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोस्ले ने तैयार की थी। मेंडेलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो पूछा गया है वही कि जो कार्यात्मक आवर्त सारणी है वो सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई, तो 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने इसको विकसित किया था। पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किन्होंने तैयार की, तो ये हेनरी मोस्ले ने तैयार की, जिसे हम अभी तक पढ़ते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें सही थी, पर काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो पाई थी। इन्होंने 9 वर्ग और 7 आवर्त रखे थे, पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त हैं तथा 18 वर्ग हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं, तो 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से होते हैं। मानव शरीर को प्रतिदिन 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक मानव शरीर को प्रतिदिन कितने नमक की आवश्यकता होती है, तो 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। शुद्ध सोडियम क्लोराइड या NaCl या नमक इस आर्द्रताग्राही नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा भी कहा जाता है। और सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु अगर पूछ ली जाए तो वो भी फ्लोरीन होती है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट भी फ्लोरीन होता है
और सर्वाधिक क्रियाशील धातु भी फ्लोरीन होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो ए ऑप्शन है नियॉन, बी ऑप्शन है क्रिप्टेन, सी ऑप्शन है ऑर्गन, डी ऑप्शन है हीलियम। ओके, वायु में नाइट्रोजन गैस के प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? तो वो हीलियम होती है जो समुद्र में गोताखोरों द्वारा प्रयोग की जाती है। हीलियम से क्वेश्चन और बनता है, वायुयान जो एरोप्लेन्स होते हैं इनके टायर्स में कौन सी हवा भरी जाती है? तो इसमें भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। उच्च दाब पर गैस का प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण गोताखोरों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए हीलियम गैस जो कि एक कक्षीय गैस है इसे भरा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हीलियम गैस को क्यों प्रयोग किया जाता है? तो जो उच्च दाब होता है, हाईली टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर जो है वो बहुत अधिक होता है जिसके कारण गोताखोरों को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, जिसे कम करने के लिए अक्रिय गैस हीलियम को भरा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन तारा की ऊर्जा का आधार होता है। 1H1 + 1H2 = 2He4 + E। ओके, एनर्जी इसमें डिस्चार्ज हो जाती है। नियॉन का उपयोग प्रतिदीप्त बल्बों में किया जाता है। जो नियॉन होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो प्रतिदीप्त बल्ब होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ऑर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है। और उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बल्ब से पूछा जाता है। विज्ञापन वाले ट्यूब में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, विज्ञापन वाले ट्यूब से मतलब आपने देखा होगा जो वोडाफोन वगैरह के एकदम बैलून्स रहते हैं ना, तो उनमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्याही किससे बनाई जाती है? ए ऑप्शन है रंजक, बी ऑप्शन है टैनिन, सी ऑप्शन है स्टार्च, डी ऑप्शन है रबड़ छीर या लेटेक्स। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्याही रंजक से बनाई जाती है। पौधों के लेटेक्स से रबड़ बनाई जाती है। स्टार्च कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने यौगिक होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5N होता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। या आलू, गेहूं, मक्का, चावल और कसावा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च आप सभी नहीं जानते तो समझिए, जब कभी आप आलू चिप्स बनाते हो तो उसे पानी में डिप किया जाता है। जब उसे निकालते तो पानी आप फैलाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल तली में वाइट कलर का एकदम पाउडर सा जमा रहता है, वही स्टार्च होता है। ठीक है, और स्टार्च आपके गेहूँ, मक्का, चावल, कसावा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अविक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है, इसमें वार्निंग होने लगती है। इनमें से सबसे क्रियाशील सोडियम या Na है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री से BSc या 12th किया है साइंस वर्ग से, तो आपको ये जो इनिशियल स्टेट का एक्सपेरिमेंट होता था वो आपने ज़रूर किया होगा, जिसमें सोडियम का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे क्रियाशील सोडियम है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वायुमंडल में यह बहुत जल्द अवक्रिया कर लेता है। पोटेशियम एवं सोडियम मुलायम धातु होता है। इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आयोडीन किस अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है, तो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। और लिक्विड फॉर्म में जो है ब्रोमीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु की त्रिज्या ह्रास होगी, परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होगी, परमाणु त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। डी ऑप्शन है किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्वों के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने में उसकी त्रिज्या में कमी होती है क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ता है।
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो परमाणु त्रिज्या रहेगी उसका मान बढ़ जाएगा, और तत्वों के आवर्त सारणी में बाईं से दाएं ओर जाएंगे तो उसकी त्रिज्या में कमी होगी और उससे उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याएं तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर क्या परिवर्तन लेती हैं? दाएं से बाएं चलने पर घट जाती हैं, बी ऑप्शन है बढ़ जाती हैं, सी ऑप्शन है नियत रहती हैं, डी ऑप्शन है पहले घटती हैं फिर बढ़ती हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि दाएं से बाएं जाने पर बढ़ जाती है। यही क्वेश्चन अगर ये होता कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याएं तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर घट जाती हैं, जबकि दाएं से बाएं जाने पर बढ़ जाती हैं। कुछ गलत हो गया क्वेश्चन में। आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याएं तत्वों में दाएं से बाएं चलने पर बढ़ जाती हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यही बाएं से दाएं चलेंगी तो घट जाएंगी। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन साइन बोर्ड एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है नियॉन, क्योंकि अभी हमने बताया था कि नियॉन गैस का जो विज्ञापन वाले ट्यूब्स रहते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर कौन सी गैस जो है प्रयोग की जाती है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Cl2 हैलोजन गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। N2 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो लगभग 72% नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन पूछ ली जाए तो अप्रॉक्स 21% पाई जाती है, और बिल्कुल एग्जिस्ट पूछी जाए, बिल्कुल सटीक पूछी जाए तो वो होती है 20.98%। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत धनात्मक तत्व है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है फॉस्फोरस, डी ऑप्शन है सल्फर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक मैग्नीशियम या Mg होता है। एक आवर्त में जैसे जैसे धात्विक गुण घटता है विद्युत धनात्मक गुण घटता है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से मैग्नीशियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम फॉस्फोरस है और उससे कम सल्फर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोवेल धातु है? ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है कांस, और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर एक नोवेल धातु है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दी गई है सिल्वर, तो ये उत्कृष्ट हो गई। और कभी ये सब में से पूछ ली जाए तो इनमें से आप बता सकते हो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और मरकरी, ये सभी नोवेल धातुएं होती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओशियम है, और सब प्लैटिनम जो है सबसे कठोर धातु होती है। सीसा जो होता है लेड, पीवी, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता इसकी सबसे कम होती है। लौह का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लेमोटाइट, आयरन पायराइट होते हैं। ठीक है, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला Fe3O4 होता है। कांस या ब्रॉन्ज में तावा 90% और टिन जो है 10% मिलाया जाता है, तब ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन गंधहीन नहीं है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन जो है गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है, ये हल्के पीले कलर की होती है। क्लोरीन का उपयोग HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। कपड़ों एवं कागज़ को विरंजित करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है।
ब्रोमीन का रंग निर्माण, औषधि, प्रतिकारक बनाने आदि में होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें, मतलब इनमें से जो डिफरेंस है उसे आपको ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है Na2CO3, सी ऑप्शन H2O, डी ऑप्शन है He। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीलियम दिए गए विकल्प से भिन्न है, यह एक तत्व है, अन्य सभी यौगिक हैं। हीलियम नोवेल गैस होती है। निष्क्रिय गैस वह है जो रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन उत्कृष्ट गैसें होती हैं, मतलब कि नोवेल गैसें होती हैं। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं रहती है? तो वो होती है रेडॉन। Na2CO3 10H2O धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। H2O जल का रासायनिक सूत्र, ये तो सभी को पता होगा। NaCl साधारण नमक होता है, ये सभी को पता रहेगा। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस विकल्प के डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्लास की PDF अगर चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और आपकी कोई सजेशन है, ओपिनियन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसको आपकी क्वेरी जो होगी उसे भी लिया जाएगा और सजेशन को भी लिया जाएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।